अगर भगवान राम का जन्म केवल इसलिए हुआ था कि रावण का वध करना था, तो अयोध्या के राजा के रूप में अयोध्या की सेना लेके जाते, रावण को मार देते, परंतु उससे धर्म नहीं स्थापित होता। इसलिए पहले राजा राम को वनवासी राम बनना था, उसके बाद निषाद राज का सम्मान, उसके बाद माता शबरी का सम्मान, उसके बाद सुग्रीव का राज्याभिषेक, फिर बानर, रीछ, भालू अर्थात समाज के उन दूर के कोनों में खड़े हुए लोग जहां तक किसी की दृष्टि भी नहीं जाती थी, सबको संगठित किया और संगठित करके तब जाकर उस समय की विश्व की सबसे बड़ी शक्ति को उन्होंने परास्त किया। अर्थात समाज के हर वर्ग को सम्मान स्थान देकर तब जाकर राम का राज्याभिषेक हुआ था। श्री राम जन्मभूमि का शिलान्यास जो 9 नवंबर 1989 को हुआ था, उसकी पहली ईंट जो पूरे शास्त्रीय विधान से हुआ था, उसको सम्रांगण सूत्रधार कहते हैं उस ग्रंथ के अनुसार, और पहली ईंट बिहार के कामेश्वर चौपाल ने रखी थी, जो आप लोगों के अनुसार सो कॉल्ड लोअर कास्ट में आते हैं। हम किसी को हायर और लोअर कास्ट नहीं मानते। और फिर संयोग देखिए, जब जजमेंट आता है 2019 में, तो उस समय हमारे महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद थे, जो अनुसूचित जाति समाज से आते थे। और आज जब राम मंदिर का उद्घाटन होता है, तो हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं, जो अनुसूचित जनजाति से आती हैं, और उस प्राण प्रतिष्ठा के मुख्य जजमान हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी थे, जो पिछड़े वर्ग से आते हैं। मुझे लगता है जो राम के काल में हुआ था, सबको सम्मान, सबको स्थान, सबको सत्ता में स्थान, वही राम मंदिर के काल में भी हो रहा है। राम मंदिर के उद्घाटन के समय एक और बात कही गई, हमारे बहुत से लोग कहते हैं इसमें सीता जी का नाम नहीं लिया। भाई मैं बताना चाहता हूं, अरे आप लोग थोड़ा सा सहज बुद्धि का प्रयोग करिए। ये तो राम जन्मभूमि है, ये तो राम लला है। विराजमान भी वहां 5 वर्ष के हैं। जहां राजा राम होंगे तो वहां सीता भी आएंगी। अभी तो राम लला ही है, तो जय श्री राम ही होगा। दूसरा मैं ये भी कहना चाहता हूं, मुझे बड़ी प्रसन्नता भी होती जब वो ये बात कहते हैं कि सीता जी का नाम होना चाहिए, तो मुझे ध्यान आता है कि दुनिया में कोई दूसरी संस्कृति नहीं है जो ईश्वर में स्त्री तत्व को स्थान देती हो, सिर्फ हमारी संस्कृति है। हम सीताराम भी कहते हैं, राधे श्याम भी कहते हैं, लक्ष्मी नारायण भी कहते हैं, गौरी शंकर भी कहते हैं। और जब राम मंदिर आंदोलन चल रहा था, तो हम दोनों को याद करते थे। सभापति जी, मैं बालक के रूप में गया था उस रैली में, मुझे आज तक याद है, हम कहते थे जन जन के मन में राम रमे और प्राण प्राण में सीता है, हर हृदय की धड़कन रामायण, पग पग पर बनी पुनीता है, यदि राम नहीं है श्वासों में तो प्राणों का घट रीता है, नरनाहर श्री पुरुषोत्तम का हम मंदिर भव्य बनाएंगे, सौगंध राम की खाते हैं हम मंदिर वहीं बनाएंगे। और आज आप देखिए वो सौगंध पूर्ण हुई। उसकी शुरुआत माननीय अडवाणी जी के समय में हुई थी और संपूर्ण मोदी जी ने उसे करने का कार्य किया है। फिर आते हैं वैवस्वत मनवंतरे, फिर आते हैं कलयुग यानी 5125 ईयर्स, फिर आते हैं विक्रम संवत में 2081 साल, फिर आते हैं वर्ष के भाग में, उत्तरायण सूर्य में, फिर आते हैं महीने में, और उसके बाद वार नक्षत्र होते हुए 84 सेकंड तक। मैं कहना चाहता हूं ये भारत की सनातन यात्रा है जो 155 ट्रिलियन ईयर से लेकर सटीक कैलकुलेशन 84 सेकंड तक का करती है। मुझे लगता है दुनिया में कोई धर्म संस्कृति ऐसी नहीं होगी जो इस प्रकार का करने की क्षमता रखती हो, वो सिर्फ हमारे यहाँ कैलकुलेशन को सटीक ढंग से। दूसरा है सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की, जिसने की उसकी व्यवस्था बनाने का काम किया। और तीसरी एक प्राइवेट कंपनी है जिसने वो कॉन्वेक्स लेंसेस के थ्रू कैसे वो अंदर आएगा और ठीक उसी बिंदु के ऊपर उस दिन केंद्रित होगा, ये व्यवस्था की है। मगर मैं अपने विरोधियों को बताना चाहता हूं, आज तो एस्ट्रोफिजिक्स का इंस्टीट्यूट है, आज तो हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी है, मगर यही तो कोणार्क के सूर्य मंदिर में भी था। यही तो अगर आप देखें तो आंध्र प्रदेश में वेद नारायण मंदिर है, उसमें भगवान के चरणों के ऊपर पड़। कोल्हापुर में महालक्ष्मी का मंदिर है महाराष्ट्र में, उसमें 3 दिन के लिए इक्विनॉक्सेस आते हैं तो देवी के मस्तक से लेकर चरणों तक चले जाते। कर्नाटक के श्रृंगेरी में जो मंदिर है उसमें 12 महीनों में अलग अलग सूर्य की गति पड़ती है। पूछिए साहब, अगर विज्ञान नहीं था तो उस जमाने में इतना सटीक कैलकुलेशन कैसे हुआ जो आज इतने बड़े बड़े सैटेलाइट्स के बाद होने की बात आई है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि इसके लिए हमें इस विचार पे धर्म और संस्कृति के साथ इस विज्ञान पर भी गर्व करना चाहिए। इसमें विज्ञान का एक और गहरा, आप सबको ध्यान हो कि उसमें 84 सेकंड का मुहूर्त, और वो शुरू कहां से होता। अगर आपने कभी भी उसको सुना हो, लोग को तो क्या कहते हैं, ब्रह्मा आयु द्वितीय परार्धे, द्वितीय परार्ध ब्रह्मा की आयु मतलब 155 ट्रिलियन ईयर्स। वैसे बिग बैंग थ्योरी कहती है कि 14 बिलियन ईयर पहले दुनिया बनी। तो मैं बता देना चाहता हूं कि जेम्स वेब टेलीस्कोप ने जो नई फाइंडिंग की है उसमें बहुत सी गैलेक्सीज ऐसी आई हैं जो 14 बिलियन से आगे की आ रही हैं। तो नाउ दैट थ्योरी हैज बिकम डिबेटेबल। फिर वहां से आते हैं श्वेत वारा कल्प यानी 1.97 बिलियन ईयर्स। और इस बारे में दुनिया के सबसे बड़े कॉस्मोलॉजिस्ट कार्ल सैगन, जिसने फर्स्ट मैन मेड ऑब्जेक्ट वॉयेजर जो सोलर सिस्टम के बाहर गया है, उसका
जो मैसेज है कंपोज किया है उसने लिखा है, उसका वीडियो कोई जाके चेक कर सकता है। नाउ ओनली द एंशिएंट कैलकुलेशन ऑफ हिंदूज मैचेस विद द मॉडर्न साइंटिफिक कैलकुलेशन, कॉस्मोलॉजिकल कैलकुलेशन। 22-23 दिसंबर 1949 की रात को जब श्री राम लला प्रकट हुए थे तो उसकी सबसे पहली गवाही किसने दी है? यानी जो लाइट दिखी थी वो बताई थी एक यूपी पुलिस का सिपाही था अब्दुल बरकत। अब्दुल बरकत ने यह गवाही दी है कि उसे दिव्य रोशनी दिखाई पड़ी और उसके बाद जब वो दिव्य रोशनी हटी तो वहां श्री राम लला विराजमान थे। और जो पैरोकार था इकबाल अंसारी बाबरी पक्ष का, देखिए उसको भी इनवाइट किया गया और वो आ भी गया। अब्दुल बरकत को रोशनी दिख गई मगर इनको रोशनी अभी तक नहीं दिखी। लंदन का संडे गार्डियन जिन्होंने हम पे हुकूमत की थी उनके अखबार को कोट करता हूं, वो 18 मई 2014 को लिखता है अपने एडिटोरियल में, इंडिया सेकेंड ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। और आगे वो लिखता है 16 मई 2014, यानी वो दिन जिस दिन मोदी जी के नेतृत्व में हमें स्पष्ट बहुमत मिला, शुड बी नोन इन इंडियन हिस्ट्री एज द डे ऑन विच ब्रिटिशर्स फाइनली लेफ्ट इंडिया। और आगे वो कहता है कि उसका कारण यह है कि आजादी के बाद लंबे समय तक उन विचारों का शासन रहा जिनके ऊपर ब्रिटिश उपनिवेशवादी मानसिकता की विरासत का प्रभाव था, परंतु पहली बार एक ऐसे विचार के हाथ में पूर्ण सत्ता आई है। अटल जी के जमाने में पूर्ण सत्ता नहीं थी, हमारे यहाँ पूर्ण सत्ता आई है जो अपने इंसेप्शन और इंस्पिरेशन दोनों में पूर्णता भारतीय है और ब्रिटिश कॉलोनियल लीगेसी से कोई इसका मतलब नहीं। और आगे वो कहता है कि उसका कारण यह है कि आजादी के बाद लंबे समय तक उन विचारों का शासन रहा जिनके ऊपर ब्रिटिश उपनिवेशवादी मानसिकता की विरासत का प्रभाव था, परंतु पहली बार एक ऐसे विचार के हाथ में पूर्ण सत्ता आई है। अटल जी के जमाने में पूर्ण सत्ता नहीं थी, हमारे यहाँ पूर्ण सत्ता आई है जो अपने इंसेप्शन और इंस्पिरेशन दोनों में पूर्णता भारतीय है और ब्रिटिश कॉलोनियल लीगेसी से कोई इसका मतलब नहीं। पत्थर पिघलाने का हुनर मुझे आता है, पत्थर को यूं पिघलाने का हुनर मुझे आता है, मैं वो कतरा हूं कि समंदर मेरे घर आता है। परंतु अब संसद भवन में एक ऐसा शेर बैठा है जिसकी वजह से अब किसी की भारत की तरफ आंख उठाने की हिम्मत नहीं है। आंख मूंद लेने से ये खतरा न टल जाएगा, अब वो देखना पड़ेगा जो देखा न जाएगा। और शिजरा बिखरने को है इस मोहब्बत की दुकान का, झूठी तसल्लियों से अब संभाला न जाएगा। उगा सूर्य कैसा कहो मुक्ति का ये उजाला करोड़ों घरों में न पहुंचा, खुला पिंजरा है मगर रक्त अब भी थके पंछियों के परों में न पहुंचा। नरनाहर श्री पुरुषोत्तम का हम मंदिर भव्य बनाएंगे, सौगंध राम की खाते हैं हम मंदिर वहीं बनाएंगे। कि ये रश्क जन्नत मुझे अब रास आती नहीं, मैं तो जहन्नुम में ही खुश था है मेरे परवरदिगार। वोट के तराजू पर तौल कर सियासत के माहौल को खोल कर, गाना था ना आरा हिले छपरा हिले, ये दिल्ली मुंबई नहीं लंदन न्यूयॉर्क हिल गया होता, दुनिया के समुद्रों में सुनामी आ गई होती। कि 30 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, जिया बेकरार था, यही भ्रष्टाचार था, आज भी है और कल भी रहेगा। अंग्रेजों ने हमको बांटा, फिर भी अपने देश की खातिर इन्होंने हर परिवेश को बांटा कुर्सी के उद्देश्य की खातिर। टूटे हुए तारों से फूटे बासंती स्वर, पत्थर की छाती में उग आया नव अंकुर, झरे सब पीले पात, कोयल की कुहुक रात, प्राची में अरुणिमा की रेख देख पा। झरे सब पीले पात, कोयल की कुहुक रात, प्राची में अरुणिमा की रेख देख पाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं।